सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। एम गुरुकुल पर मैं अंकित मिश्रा आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, वक्त हो चुका है अपने यूपीएसआई और लोअर पीसीएस यूपी ट्रिपल एससी जैसे भर्तियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अपने राज्य स्तरीय यूपी जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए। तो आइए भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए हम लोग अपनी आज की वीडियो का शुभारंभ करें। और आज का पहला दमदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी, आपको बताना है। पहला श्रावस्ती, दूसरा है मल्ल, तीसरा ऑप्शन है चेदी या चौथा ऑप्शन है आपका वत्स। तो आपको बताना कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो देखिए, अंगुत्तर निकाय में और भगवती सूक्त में आपके 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है, 16 महाजनपद की। और इसमें से आपके 8 महाजनपद जो थे, 8 महाजनपद आपके यूपी से संबंधित थे। तो इन्हीं 8 महाजनपदों में से आपसे पूछ रहा है कि कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वह बन जाएगा आपकी कौशल की राजधानी बन जाएगी आपकी श्रावस्ती। कौशल एक बहुत ही बड़ा आपका महाजनपद था, इसकी 2 राजधानी थी। एक राजधानी आपकी अयोध्या बन जाती है और उत्तरी क्षेत्र की जो कौशल का उत्तरी क्षेत्र था उसकी राजधानी बन जाती है श्रावस्ती। अच्छा, मल्ल, दूसरा ऑप्शन मल्ल कहाँ की राजधानी थी, तो कुशीनगर महाजनपद की राजधानी जाती है मल्ल। और शक्तिमती की हो जाती है चेदी, और कौशाम्बी महाजनपद की राजधानी हो जाती है वत्स। तो चलते हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ऑप्शन नंबर ए है सारनाथ, ऑप्शन नंबर बी है बोध गया, ऑप्शन नंबर सी है श्रावस्ती, या ऑप्शन नंबर डी है कुशीनगर। आपको बताना है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो देखिए, जो पहला उपदेश की हम लोग बात करेंगे तो यह देते हैं यह सारनाथ में, वाराणसी के सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। बाकी बचे हुए इन भाई साहब लोगों की बात किया जाए तो बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति हो जाती है? ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश देते हैं। सर्वाधिक उपदेश कहाँ देते हैं? श्रावस्ती में। और कुशीनगर में अपने जीवन का यह अंतिम उपदेश देते हैं। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया। और जीवन का अंतिम उपदेश इन्होंने कुशीनगर महाजनपद में दिया था। चलते हैं हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा देवगढ़ का दशावतार मंदिर का संबंध किससे है? ये मौर्य काल से है, या लोधी वंश से है, या गुप्त काल से है, या अकबर काल से है। तो आपको बताना देवगढ़ का दशावतार मंदिर का संबंध किस काल से है। तो देखिए, झांसी में आपकी स्थित है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ललितपुर में आपका देवगढ़ का दशावतार मंदिर स्थित है। और यह किस काल से आपका संबंधित है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, या गुप्त काल के आपके प्रमुख स्थापत्य की शैली के नमूने आपको देखने को मिलेंगे देवगढ़ का दशावतार का मंदिर। ठीक है, चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है आगरा, ऑप्शन नंबर बी है फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन नंबर सी है प्रयागराज, या ऑप्शन नंबर डी है अयोध्या। तो आपको बताना है एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ पर स्थित है। देखिए, एतमादुद्दौला का मकबरा स्थित हो जाता है आपके आगरा में। कहाँ पर? आगरा में यह स्थित है। और इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका निर्माण कराया गया था नूरजहाँ के द्वारा। किसके द्वारा कराया गया था? नूरजहाँ के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। और एतमादुद्दौला के जो है ये नूरजहाँ के पिता थे। कौन थे ये? नूरजहाँ के पिता थे एतमादुद्दौला। और इनका मकबरा कहाँ पे स्थित है? आगरा में स्थित है। किसके द्वारा बनवाया गया था? तो यह नूरजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। चलते हैं हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मंगल पांडे कहाँ से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए है आपका लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी है कानपुर, ऑप्शन नंबर सी है बलिया, या ऑप्शन नंबर डी है आपका प्रयागराज। तो आपको बताना मंगल पांडे का संबंध कहाँ से था। स्वतंत्रता संग्राम के महानायक, 1857 की क्रांति के प्रमुख नायक आपके मंगल पांडे जी, इनका संबंध कहाँ से था?
तो यह थे आपके उत्तर प्रदेश के बलिया नामक जगह से। कहाँ से थे? बलिया से थे। शेरों की धरती, वीरों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। तो मंगल पांडे का संबंध कहाँ से था? मंगल पांडे जी का संबंध था बलिया से। अच्छा, 1857 की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। कानपुर से नाना साहब और प्रयागराज से लियाकत अली खान ने इसका नेतृत्व किया था। चलते हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों कह रहा है कि नाना साहब का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए महेश दास, ऑप्शन नंबर बी है आपका धोंधू पंत, ऑप्शन नंबर सी है गंगाधर राव, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना कि नाना साहब का पूरा नाम क्या था। तो इसमें देखिए जो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा वह बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी धोंधू पंत। नाना साहब का पूरा नाम था धोंधू पंत। और महेश दास किसका नाम था? तो महेश दास नाम हो जाता है किसका? बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास। गंगाधर राव की बात किया जाए तो महारानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव झांसी के महाराज थे। ठीक, चलते हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है, किस देश के साथ सीमा साझा करती है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है चीन, ऑप्शन नंबर 2 है म्यांमार, ऑप्शन नंबर सी है आपका नेपाल, या ऑप्शन नंबर डी है आपका अफगानिस्तान। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की सीमा निम्नलिखित में से किसके साथ लगती है। यहाँ पे सीमा हैदर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सीमा आपकी बाउंड्री लाइन की बात कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? यह लगती है आपके ऑप्शन नंबर सी नेपाल के साथ में लगती है। किसके साथ में लगती है? नेपाल के साथ में लगती है। उत्तर प्रदेश और नेपाल के बीच में कुल लगभग 540 किलोमीटर की बाउंड्री आपकी लगती है। और इसमें अगर ज़िले देखा जाए कौन कौन से ज़िले लगते हैं तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बहराइच, बलरामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और श्रावस्ती जैसे कुल 7 ज़िले, कितने ज़िले आपके? 7 ज़िले उत्तर प्रदेश से और नेपाल से सीमा साझा करते हैं। चलते हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका कह रहा है वह स्क्रीन पर कह रहा है प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में जो सिंचाई के साधन हैं उनमें सर्वाधिक प्रयोग किसका किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है नहरों से, ऑप्शन नंबर बी है नलकूप से, ऑप्शन नंबर सी आपको कुओं से, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है, किस साधन से होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वह बन जाएगा आपका नलकूप से। सर्वाधिक सिंचाई आपके नलकूप से होती है। लगभग 71% के आसपास की जो सिंचाई होती है वह होती है आपकी नलकूपों से। और नहरों से जो होती है वह होती है आपकी 18.9%। कुओं से और अन्य तालाबों से अगर बात किया जाए तो अन्य साधनों से आपकी 8.6% सिंचाई की जाती है, जो सरकारी डाटा आपका बताता है। और तो इस तरह से देखेंगे प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई का जो साधन है वह है आपका नलकूप। ठीक है, चलते हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा फुलहर झील किस राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी है आपका बिहार, या ऑप्शन नंबर डी है आपका उत्तर प्रदेश। तो आपको बताना कि फुलहर झील किस राज्य में पाई जाती है। तो देखिए जो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा वह आपका मध्य प्रदेश नहीं होगा, उत्तराखंड भी नहीं होगा, बिहार भी नहीं होगा। जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा वह बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है आपका पीलीभीत। कौन सा? पीलीभीत। पीलीभीत से ये फुलहर झील आपकी निकलती है। और यहीं से आपकी जो है गोमती नदी का नाम सुने होंगे, जहाँ पे आपके लखनऊ शहर स्थित है जिसके किनारे, उसका उद्गम भी यहीं फुलहर झील से ही होता है। तो ये फुलहर झील किस राज्य में है? आपके उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की मुख्य नगदी फसल कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है धान, ऑप्शन नंबर बी है गेहूँ, ऑप्शन नंबर सी है गन्ना, या ऑप्शन नंबर डी है आपका सरसों। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की कैश क्रॉप कौन सी है। अच्छा, नगदी फसलें कौन सी होती हैं? नगदी फसलें ऐसी फसलों को कहा जाता है जिनका उत्पादन किसान सिर्फ बेचने के लिए किया जाता है, जिनका उत्पादन किसान सिर्फ बेचने के लिए करता है, अपने पास संचरण करने के लिए इनका उत्पादन नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका धान, ऑप्शन बी है गेहूँ, ऑप्शन सी है आपका सरसों।
ठीक। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा वह हो जाएगा आपका गन्ना। गन्ना उत्तर प्रदेश की मुख्य नकदी फसल के अंतर्गत आता है आपका। तो उत्तर प्रदेश की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा आपका गन्ना। ठीक है, चलते हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आलू का निर्यात किस नाम से किया जाता है? कुफरी है, ऑप्शन नंबर बी है ताज ब्रांड, ऑप्शन नंबर सी है काकोरी ब्रांड, या ऑप्शन नंबर चौथा है आपका नवाब ब्रांड। तो आपको बताना कि आलू का निर्यात किस नाम से किया जाता है। देखिए उत्तर प्रदेश क्या है कि आलू, आम और गेहूं जैसे बहुत सी खाद्यान्न फसलों के लिए क्या है आपका पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। तो यहाँ से जो हम लोग आयात करते हैं इन सारी वस्तुओं का, उसको आलू का निर्यात किस नाम से किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर एक कुफरी जो कह रहा है, कुफरी को नाम से नहीं किया जाता। कुफरी आपकी एक किस्म हो जाती है, जैसे कुफरी चिप्सोना और चंद्रमुखी कुफरी। ठीक है, तो आलू की एक किस्म हो जाती है। यह किया जाता है आपके ताज ब्रांड से। किस ब्रांड से? ताज ब्रांड नाम से आलू का निर्यात किया जाता है। अच्छा, काकोरी ब्रांड से किसका निर्यात किया जाता है? तो काकोरी ब्रांड से आपका आम का निर्यात किया जाता है। किसका? आम का निर्यात किया जाता है। पहले इसको नवाब ब्रांड से किया जाता था, लेकिन आपके काकोरी कांड के 100 वर्ष पूरे होने पर इसका नाम जो है काकोरी ब्रांड कर दिया गया था। अब इसका जो निर्यात होता है आम का उत्तर प्रदेश से, वह होता है आपके काकोरी ब्रांड के नाम से। बहुत बढ़िया, चलते हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और कह रहा है रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है धान, ऑप्शन नंबर बी है गाय, या ऑप्शन नंबर सी है मुर्गी, या ऑप्शन नंबर डी है आपका कुत्ता। तो आपको बताना है रानीखेत बीमारी का संबंध किससे है। तो देखिए जो रानीखेत बीमारी का संबंध हो जाता है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मुर्गियों से। किससे हो जाएगा? ये मुर्गी से। यह सबसे पहले बीमारी देखने को मिली थी उत्तराखंड के रानीखेत जिले में, और तभी से इसका नाम भी जो है रानीखेत बीमारी रख दिया गया था। इसमें क्या होता है कि मुर्गियां अचानक से एक वायरस के चपेट में आ जाती हैं और रात में ढेर सारी मुर्गियां मर जाती हैं। इससे बचने के लिए किसान क्या करते हैं कि जिसमें इसके लक्षण पाए जाते हैं उस मुर्गी को मार के और मिट्टी में दफना देते हैं, जिससे इसका वायरस फैलने से बचाया जा सके। तो रानीखेत बीमारी किससे संबंधित हो जाएगी? मुर्गियों से संबंधित यह बीमारी है। चलते हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है प्रदेश में उगाई गई फसलों में न्यूनतम अवधि किसकी है? ऑप्शन नंबर ए है आपकी चना, ऑप्शन नंबर बी है मसूर, ऑप्शन नंबर सी अरहर, या ऑप्शन नंबर डी है मूंग। तो आपको बताना उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली फसलों में न्यूनतम अवधि किसकी है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वह बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी मूंग। मूंग का जो उत्पादन हो जाता है, जो काटने लायक आपकी फसल हो जाती है, फसल कटाई जितने दिन में हो जाती है वह लगभग आपका 60 दिन के आसपास में या सबसे कम समय में पूरी हो जाती है। तो उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली फसलों में न्यूनतम अवधि किसकी है? यह हो जाएगा आपका मूंग का उत्पादन हो जाएगा। चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रयागराज उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्रीतिंकर दिवाकर, ऑप्शन नंबर बी है डी वाई चंद्रचूड़, ऑप्शन नंबर सी है अरुण भंसाली, या ऑप्शन नंबर डी है आपका दुर्गा प्रसाद मिश्रा। तो आपको बताना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वह बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीन्स अरुण भंसाली वर्तमान में प्रयाग उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। प्रीतिंकर दिवाकर आपके अरुण भंसाली से पहले थे। डी वाई चंद्रचूड़ सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जबकि दुर्गा प्रसाद मिश्रा जी की बात किया जाए तो मुख्यमंत्री के विशेष सचिव हैं। कौन? दुर्गा प्रसाद मिश्रा जी। ठीक है, चलते हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है कि अब तक कितनी महिलाएं प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी हैं? अब तक कितनी महिलाएं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी हैं? आपसे पहला है 1, 2, 3 या 4। आपको बताना है कि अब तक कितनी महिलाएं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी हैं। तो इसमें जो करेक्ट हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 2 महिलाएं। पहली कौन सी बन जाएंगी? पहली बन जाती है सुचेता कृपलानी, और दूसरे नंबर पे बन जाती हैं बहन कुमारी मायावती। अभी तक सिर्फ 2 महिलाओं को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। इसी के साथ मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।